हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, 9 नवंबर 2025 को जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है, उसमें हम जो चैप्टर वाइज देख रहे थे सोल्यूशन, उसमें हमने चैप्टर 10 तक सारे प्रश्नों को कर लिया है। तो आज आइए हम जो है कि वन पर्यावरण और उसके लाभ यानी कि अध्याय 11 से सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर व्याख्या सहित देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो यहाँ पर पीडीएफ है, इसमें जो आपको प्रश्न उत्तर दिया गया है यानी कि जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू दिए गए हैं उसमें व्याख्या सहित प्रश्नों को दिया गया है। तो अगर आप उन प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे तो आपका थ्योरी का लगभग लगभग 90 से 95% भी कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, आइए इस प्रश्न से सभी जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है उसको आइए देखते हैं यहाँ पर। वन जल संभर और आर्द्र भूमि घरेलू कृषि, औद्योगिक और पारिस्थितिकी जरूरतों के लिए दुनिया की सुलभ ताजे पानी के की आपूर्ति करते हैं और हमारी हवा के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यह देख सकते हैं कि यह जो प्रश्न है वन दरोगा में पूछा गया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है बी यानी कि 75%। पूरा व्याख्या यहाँ पर हम पढ़ेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। खाद्य सुरक्षा जल सुरक्षा पर निर्भर है एवं जल सुरक्षा वनों पर निर्भर है। विश्व में घरेलू कृषि, औद्योगिक एवं पारिस्थितिकी आवश्यकताओं हेतु सुलभ स्वच्छ जल का लगभग 75% वनों, जल संभरों एवं आर्द्र भूमियों से ही प्राप्त होता है। न्यूयॉर्क, मुंबई और बगोटा सहित दुनिया के बहुत से शहर अपनी जल आपूर्ति के लिए वन जल संभरों पर निर्भर है और यह जो है डेटा वो FAO के स्रोत से लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि सही कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। और जो स्टेटमेंट दूसरा है उसको देखेंगे यहाँ पर। पहले स्टेटमेंट में ही अभी बचा रह गया था कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि या बागवानी प्रथाओं पर प्रतिबंध है, ये स्टेटमेंट दूसरा है। और स्टेटमेंट थर्ड जो है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो है विकल्प डी यानी कि 1 और 3 यहाँ पर जो है सही कथन है। तो पूरा व्याख्या पढ़ेंगे तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कौन से कथन सही है। यानी कि 1 और 3 जो कथन है उनको हम यहाँ पर देखेंगे कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास निर्मित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य मानव पशु संघर्ष को कम करना, प्रमुख क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा चक्र का निर्माण करना ताकि प्रमुख क्षेत्र पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके। वहाँ पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को सीमित स्तर पर भौतिक गतिविधियों की भी आज़ादी होती है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको विकल्प सी यानी कि पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। यानी कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप में धारणीय करने के आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। पारिस्थितिकीय पदचिन्ह प्रकृति पर मानव मांग को मापता है। पारिस्थितिकीय पदचिन्ह को जैविक रूप से उत्पादक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी चीज़ों के लिए आवश्यक है। प्रश्न 4 देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि निकेत की विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा व आहार श्रृंखला बड़ी होगी, जिसमें प्रजातियों की संख्या में कम उतार चढ़ाव होगा। किस समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि बिश्नोई। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग है। भारत सरकार द्वारा वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जो बिश्नोई समाज है वो कितना एग्रेसिव रहता है वन और वन को संरक्षण के लिए। जो ब्लैक बग यानी कि जो ब्लैक हिरण से घटना हुई थी सलमान खान को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई, तो उनका यह जो है कि वन और वन्य प्राणी को लेकर ही पूरा विवाद स्टार्ट हुआ था। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण और को उसको धर्म से जोड़कर कौन सा समाज देखता है? तो यह राजस्थान का बिश्नोई समाज देखता है। वन पारिस्थितिकी के लिए अनिवार्य तत्व है, तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि आर्द्रता, तापमापन और मृदा। वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तापमान, आर्द्रता और मृदा अनिवार्य तत्व हैं। जलवायु और मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार का है। वन परितंत्र को मोटे तौर पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो यह विकल्प डी यानी कि 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वन परितंत्र को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शंकुधारी वन के रूप में। अभिलेखित वन क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं आरक्षित वन और संरक्षित वन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यह विकल्प सी यानी कि 1 और 2 दोनों। अभिलेखित वन का आशय ऐसे वन से है जो कि सरकारी अभिलेखों में वन क्षेत्र के रूप में दर्ज है। इसके अंतर्गत आरक्षित वन और संरक्षित वन दोनों शामिल होते हैं।
वनों से होने वाले लाभ के विषय में सही कथन है। पहला, वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। दूसरा, वन भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हैं। वन हमें काष्ठ, रेशा, बायोमास जैसे कई उत्पाद और गैर काष्ठीय वन उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो यह विकल्प डी यानी कि उपरोक्त सभी। वनों से होने वाले लाभ में उपरोक्त सभी विकल्प सही होंगे। वनों से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वन भूमंडलीय तापमान और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तीसरा, कि वन हमें काष्ठ, रेशा, बायोमास जैसे कई उत्पाद और गैर काष्ठीय वन उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। वनों द्वारा मिट्टी के अपरदन की रोकथाम होती है। बाढ़, आंधी तथा मरुस्थल विस्तार को वन रोकता है और वनों में कृषि की पूरक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ब्राजील, लोकतांत्रिक कांगो, पेरू, इंडोनेशिया, कोलंबिया में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण के मध्य उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इस वन का विस्तार ब्राजील गणराज्य, कोंगो, पेरू, इंडोनेशिया और कोलंबिया में है। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि शीतोष्ण शंकु वृक्ष वन। उपरोक्त में से विश्व वन क्षेत्र में शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है। शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। यह बायोम पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च ताप तथा उच्च वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो यह विकल्प डी यानी कि उष्णकटिबंधीय वन। यानी कि भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये वन भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। लताएं एवं अधिक पादप यानी कि एपीफाइट इस बायोम की मुख्य विशेषता है। निम्नलिखित में से कहाँ पर संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र पाई जाती है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि गोवा। गोवा के चोराव द्वीप पर संरक्षित कच्छ वनस्पति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। कथन जो है कि वन नवीकरणीय संसाधन है और कारण है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट जो है इसको हम यहाँ पर व्याख्या में देखेंगे। यानी कि विकल्प सी, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं है। यहाँ पर पूरा जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन उसको देखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। अतः वन एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है। कारण आर भी सही है, क्योंकि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है। वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। जीवित पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह विकल्प सी यानी कि मेघालय में। मेघालय राज्य में जीवित पुल पाए जाते हैं। जीवित पुल वो पुल होते हैं जब किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना देते हैं। जीवित पुल को प्राकृतिक पुल भी कहते हैं। तो अतः ये झाड़ियों से खुद अपने आप से ये निर्मित हो जाता है। डेल्बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यह विकल्प डी यानी कि कॉफी से। डेल्बर्जिया पौधों का एक बड़ा समूह है जिसमें पौधों की कई जातियां सम्मिलित होती हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों में शीशम, मनी बुश, ट्यूलिप वुड, कीवुड आदि आते हैं। वन रस का मुख्य कारण है, तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि औद्योगिक विकास। वन रस का मुख्य कारण तीव्र गति से हो रहा औद्योगिक विकास है। तीव्र औद्योगिक विकास में वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही है धड़ल्ले से। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर विकल्प ए यानी कि पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन ये सुमेलित नहीं है। बाकी कच्छ वन जो है वो घास के प्रदेश हैं। दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन है और तराई द्वार जो है वो चौड़ी पत्ते वाले वनों से संबंधित है। दिए गए विकल्प में पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन सुमेलित नहीं है, क्योंकि पूर्वी दक्कन पठार में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। शेष सभी विकल्प जो है सुमेलित हैं। पारिस्थितिकीय पदछाप के मापन की इकाई है, तो यहाँ पर विकल्प है यानी कि भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकीय पदछाप के मापन की इकाई जो है भूमंडलीय हेक्टेयर है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीका एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो यह जो है विकल्प है यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन वनों में सागौन के वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रकार के वनों में बांस, चंदन, शीशम इत्यादि के पेड़ पाए जाते हैं। कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं, तो यह विकल्प सी यानी कि अमेजोनिया में। यानी कि अमेजोनिया में कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। अमेजोनिया में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं।
बायोम क्या है? तो यह विकल्प सी यानी कि पौधों एवं प्राणियों का समुदाय। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र बायोम कहलाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि पहला कथन है कि स्टोन प्रजाति संख्या एवं जैव भार की दृष्टि से किस समुदाय में प्रमुख होती है? कि स्टोन प्रजाति समुदाय के अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि ओनली 2। वो प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। यानी कि उनकी संख्या कम रहेगी लेकिन उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि इकोटोन। दो या दो से अधिक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र संक्रमिका यानी कि इकोटोन कहलाता है, जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र। संक्रमिका क्षेत्र में दोनों क्षेत्र की विशेषता पाई जाती है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि विषुवत रेखीय वन बायोम। विषुवत रेखीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। लियाना एवं एपीफाइट प्रकार की लताएं किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो यह जो है विकल्प यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वन में लियाना एवं एपीफाइट प्रकार की लताएं पाई जाती हैं। लियाना भूमि से निकलती है जबकि एपीफाइट वृक्ष के तनों से उत्पन्न होती है। तो साथियों चैप्टर 11 से जितने भी प्रश्न एमसीक्यू महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर देख लिया। तो साथियों अभी हम यहाँ पर जो चैप्टर 12 है यानी कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण, इससे भी संबंधित सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम नज़दीक आ रहा है। तो हम जितना जल्दी हो सकता है अध्याय वार वाइज जितने भी टॉपिक है उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम देखने का प्रयत्न करते हैं। तो अध्याय 12 जो है वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर से भी संबंधित सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो साथियों इस चैप्टर में हम देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो हमारे कुछ दोस्तों का कहना रहता है कि सर एक जो वीडियो में आप एक ही चैप्टर बनाओ, क्योंकि जब वीडियो लंबा हो जाता है तो देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो साथियों इस चैप्टर का जो जितने सारे प्रश्न हैं उनको हम एक अगले वीडियो में देखेंगे। और साथियों आप अभी तक इस चैनल पर बने रहे, यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत आभार। और साथियों इस वीडियो से अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है, प्रश्नों को आप यहाँ पर देख रहे हैं, रिवीजन आपका हो रहा है, तो साथियों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और साथियों प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट हो सके और आप सभी का योगदान जो है इस चैनल को यानी कि एग्जाम फर्स्ट चैनल को ग्रो करने में आप सभी साथियों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो साथियों मैं आप सभी का आभारी रहूँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।